हेलो फ्रेंड्स, ABFM यूनिट 23 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक कि डेटा माइनिंग के लिए कौन कौन सी टाइप्स की हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वेरियस टेक्निक कैन बी यूज टू माइन डेटा फॉर डिफरेंट डेटा साइंस एप्लीकेशन। तो अलग अलग साइंस एप्लीकेशन के लिए हम अलग अलग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा माइनिंग पर्पज के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ टेक्निक बताई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा माइनिंग के कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक यहाँ पे बात की गई है। पहला डेटा माइनिंग यूजिंग एसोसिएशन रूल, फिर सेकेंड है क्लासिफिकेशन, फिर क्लस्टरिंग, फिर रिग्रेशन, फिर सीक्वेंस एंड पाथ एनालिसिस और न्यूरल नेटवर्क। तो 6-7 तरीके बताए जिनकी हेल्प से आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं। पहला आता है यहाँ पे हमारा डेटा माइनिंग यूजिंग एसोसिएशन रूल। व्हेन माइनिंग डेटा, if then statement known as association rule are used to determine connection between different data elements। तो यहाँ पे if और then को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को association rule बोला जाता है। if then में क्या होगा, if मतलब अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, मतलब यहाँ पे कंडीशंस लगाई जा रही है। if अगर ऐसा होगा then हम वैसा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको अपने कस्टमर्स का कोई डेटा चाहिए, ठीक है, तो अपने किसी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, तो वो आइडिया लगाते हैं कि इफ अगर हमारी सेल्स, मान लीजिए उन्होंने अपनी सेल्स पे लगाया कि अगर हमारी सेल्स इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, बी है, एक सी है, डी है, तो 4 प्रोडक्ट पे कंपनी डेटा माइनिंग करना चाह रही है। तो उन्होंने कंडीशन लगाई कि इफ अगर हमारी सेल्स, मान लीजिए ए प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाती है 10 लाख रुपए, देन तब हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इफ अगर सेल्स जो है हमारी 10 लाख से कम है, तो हम जो प्रोडक्ट को देन उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इफ देन लगा के जो है डेटा माइनिंग की जाती है, तो वो आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा। ठीक है, डेटा माइनिंग यूजिंग एसोसिएशन रूल। तो एसोसिएशन रूल का क्या मतलब है, इफ देन स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, वही हमारा एसोसिएशन रूल है। इसकी हेल्प से हम अलग अलग डेटा एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन को लगाते हैं। इसमें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस 2 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्ट क्या होता है, मतलब सपोर्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच द रिलेटेड एलिमेंट्स अपीयर। तो डेटा सेट में रिलेटेड एलिमेंट्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद विच रिलेटेड एलिमेंट्स। तो जो डेटा सेट है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है रिलेटेड एलिमेंट्स की, तो वो होता है आपका सपोर्ट। कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस इज रिफ्लेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स इफ देन। तो आपका जो इफ देन हुआ, तो कितने टाइम आपका इफ देन जो स्टेटमेंट था वो एक्यूरेट निकला, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब कितना बार आपका आंसर सही आया, इफ देन जो आपने लगाया वो आंसर कितने बार सही आया, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी द कंपोनेंट ऑफ डेटा सेट्स आर parted into various categories that have been established as a part of। तो डेटा माइनिंग के लिए आपने अलग अलग कैटेगरी लगा दी और आप अपने डेटा को उस कैटेगरी के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ डेटा आपका सेल्स के रिगार्डिंग है, कुछ डेटा आपका मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, कुछ डेटा आपका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, तो आप अलग अलग कैटेगरी में डेटा को बांट देते हैं। ठीक है, अमंग द मैनी क्लासिफिकेशन मेथड, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मेथड बताया, डिसीजन ट्री, नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये उन मेथड्स के नाम है जहां पे क्लासिफिकेशन, जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है कि जो डेटा है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, वही आपका क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे उन्होंने टेक्निक के नाम बताए, के नियरेस्ट नेबर, आपका लॉजिस्टिक, नेव और डिसीजन ट्री। तो ये मेथड्स के नाम है जिनकी हेल्प से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा आता है आपका क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब एक तरीके का गुच्छा। As a part of data mining application, the data elements that have certain characteristics in common are grouped in data। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा एक जैसा उसको एक ग्रुप में बना लिया जाता है, उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। मतलब जो एक जैसे चीजों का डेटा है, मान लीजिए 1 लाख कस्टमर का डेटा है, तो उसमें कस्टमर कितने का परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज में कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड है, सेल्स में कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो जो सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा है उसका एक गुच्छा बना दीजिए, उसका एक क्लस्टर बना दीजिए, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। यहाँ पे एग्जांपल है के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जो सेम टाइप का डेटा है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, उसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ऐसे एक होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, इन पांचों में से कॉमन मान लीजिए ए और बी की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, तो ए बी को जोड़ लिया आपने, फिर अगली बार मान लीजिए सी की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, तो आपका ए बी सी बन गया। अगली बार मान लीजिए ई को आपने लगा लिया, तो ए बी सी ई ऐसे बन गया। तो यहाँ पे एक अलग अलग स्टेजेस में मतलब हायरार्किकल आपको देखने को मिलता है। पहले ए बी सी डी था, फिर ए बी मिला, फिर अगले में ए बी सी मिला, अगले में ए बी ई मिला। अब इसका हम ग्रुप कैसे बना रहे हैं, गुच्छा कैसे बना रहे हैं, जैसे मैंने ए बी बोला, ए बी, ये गुच्छा इस हिसाब से बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर है, जो सिमिलर चीजें हैं जो आपस में मैच करेगा, उसके हिसाब से उनका गुच्छा बनाते चलेंगे। और एक पूरा आपको हायरार्किकल पैटर्न देखने को मिला, एक ट्री पैटर्न देखने को मिला। हायरार्किकल क्या, जैसे ग्रैंडफादर, फिर फादर, मदर, ऐसे जनरेशन टाइप होता है ना, तो सेम इस तरह से यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम हायरार्किकल क्लस्टरिंग होता है। के क्लस्टरिंग में कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए इन दोनों का डायग्राम। और ये जो आपका तीसरा है ना,
गैस एंड मिक्सचर मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी गुच्छा बनाया जाता है, बट फर्क इतना है कि के मीन क्लस्टरिंग में जो सेम टाइप के उनका गुच्छा बनाया जाता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो उनका भी गुच्छा बना लिया जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे एक बार देखते हैं। के मीन क्लस्टरिंग का डायग्राम ऐसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है डॉट वाला, कुछ इस डायग्राम का, कुछ इस डायग्राम का। ठीक है, तो जो डॉट वाला डेटा है, एक एक ग्रुप बन जाएगा एक क्लस्टर डॉट वाले का। ठीक है, ट्रायंगल वाला डेटा है तो दूसरा ग्रुप बन जाएगा ट्रायंगल वाले डेटा का। तीसरा ग्रुप बन जाएगा रेक्टेंगल वाले डेटा का। तो ये के मीन क्लस्टरिंग का ऐसे डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होगा, मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 टाइप के पास डेटा है। ठीक है, इन पांचों में से सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी मैच करती है, तो पता लगा ए बी की मैच करती है, तो ए बी का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर ए बी को जोड़ने के बाद देखेंगे कि इन दोनों से मिलती हुई किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है। मान लीजिए डी की मैच करती है, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा ए बी डी। फिर इन तीनों को जोड़ लिया, तो इन तीनों से मैच करती हुई इनके जैसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी मैच करती है, तो मान लीजिए ई की मैच करती है, तो फिर आ जाएगा ए बी डी ई। तो यहाँ पे क्या है, पहला नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, तो एक पूरा हायरार्किकल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का होता है आपका हायरार्किकल। तीसरा आपका जो था ना, तीसरा मेथड ये कौन सा था हमारा, हाँ, गैसियन मिक्सचर मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये भी बिल्कुल के की तरह है, जैसे हमने जो के मिक्सचर मेथड देखा ना, बिल्कुल ये के की तरह है, के क्लस्टर की तरह। बट फर्क इतना है, यहाँ पे भी क्लस्टरिंग बनाई जाएगी, बट यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, एक क्लस्टर में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्लस्टर बना दिए। तो इस तरीके का जो मॉडल है वो आपका तीसरा मॉडल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी क्लस्टरिंग की जा रही है, बट के वाला जो क्लस्टरिंग मेथड वहाँ पे सेम टाइप की क्लस्टरिंग की जा रही है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की भी क्लस्टरिंग की जा सकती है। हायरार्किकल में ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इस तरीके से काम करता है। तो 3 टाइप के जो मॉडल है उसकी यहाँ पे हमने बात की। अगला आता है आपका रिग्रेशन। ये भी एक मेथड है। रिग्रेशन में क्या होता है, देखिए, calculating predicted data value based on set of variables is another method that can be utilized in the process of discovering relationship hidden within the। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स है। सो रिग्रेशन में एक्जेक्टली क्या होता है, रिग्रेशन में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है जिसका आंसर हमें फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, तो y आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो आपको दिया गया है उसका आपको, सॉरी, जो नहीं दिया गया उसका आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। तो सॉरी, y हो जाएगा आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और x इंडिपेंडेंट है क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है। तो जो रिग्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमें रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके साथ रिलेशनशिप, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है। रिग्रेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब हम ऑलरेडी आपका जो है सीआईबी में ऑलरेडी हमने देखा, एबीएम में शायद है आपका एपीएम। और रिग्रेशन के भी कुछ तरीके हैं, जैसे डिसीजन ट्री है या और भी कोई मेथड आप रिग्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला मेथड है सीक्वेंस एंड पाथ एनालिसिस। डेटा कैन ऑल्सो बी माइंड टू लुक फॉर पैटर्न इन विच वन सेट ऑफ इवेंट्स और वैल्यू लीड टू लेटर वन। दिस टाइप ऑफ पैटर्न कैन बी यूज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, सीक्वेंस और पाथ, कोई एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कॉमन पैटर्न को स्टडी किया जाता है, वो है आपका सीक्वेंस एंड पाथ एनालिसिस। तो यहाँ पे कोई इवेंट्स हुआ, कोई पैटर्न हुआ, तो उसको स्टडी किया जाता है और फिर उससे बाद में आइडिया लगाया जा सकता है कि इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लास्ट आपका न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब होता है, द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन कैन बी मॉडल यूजिंग कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। न्यूरल नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ह्यूमन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, उसको उसका मॉडल बनाया जाता है। मतलब मान लीजिए ह्यूमन का ये ब्रेन है, इसका एक मॉडल बनाया जा रहा है, किसकी हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से। कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से की जाती है कि वो ह्यूमन ब्रेन की नकल कर सके। ह्यूमन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है उसका मॉडल अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएगा तो उसी को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग ये सब फील्ड, तो जो मशीन लर्निंग है उसी का पार्ट है। अगर ये मशीन लर्निंग है तो डीप लर्निंग उसी का पार्ट है। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क में डीप लर्निंग आपकी काफी मदद करता है। तो न्यूरल नेटवर्क आप कैसे करते हैं, डीप लर्निंग की हेल्प से करते हैं। और डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, सब फील्ड है। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग का मतलब है कि जैसे आप लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं ना, वैसे ही जैसे कोई मान लीजिए कोई पर्सन जो गांव में रहता है उसको ज्यादा नहीं मालूम कि शहर में बहुत चालाक लोग, बहुत ज्यादा तेज लोग रहते हैं। अब वही गांव का बंदा अगर शहर में आएगा तो कुछ महीने शायद उसको दिक्कतों का सामना करने पड़े, लोग आसानी से उसको बेवकूफ बना सकते हैं। बट कुछ टाइम बाद जब वो सीख जाएगा कि हाँ इस तरह के लोग हैं, मेरे को इस तरह से रहना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो भी सीख जाएगा और वो फिर उनके झांसे में नहीं आएगा। तो सेम ऐसे ही मशीन भी जो है सीखती है, एक्सपीरियंस के साथ मशीन भी सीखती है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, उसी का पार्ट है, और न्यूरल नेटवर्क में डीप लर्निंग मदद करता है। ठीक है, तो इतने सारे हमने मेथड्स देखे जिसकी हेल्प से डेटा माइनिंग की जा सकती है।
कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल। तो मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी काम है, डेटा माइनिंग कुछ भी है, हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि आप ये हमारा डेटा माइनिंग कर दो। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं। तो बोला है कि बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग माइनिंग के टूल्स आपको अवेलेबल कराती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलता है। ठीक है, पूरा पैकेज मतलब वहाँ पे डेटा साइंस के और कई प्रोडक्ट मिलते हैं, और वहाँ पे हमें ये डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने इस टूल्स के नाम बता रखे, जैसे गूगल हो गया, डेटा रोबोट हो गया, डेटा ब्रिक्स हो गया, AWS हो गया। तो ये उन प्रोग्राम्स के नाम है जिनकी हेल्प से आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी ऐसे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हमें परचेज करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्री ऐसे भी हैं जो कि आप फ्री में भी जो है आप डेटा माइनिंग करा सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाती है ना, जैसे आपको कोई एंटीवायरस खरीदना है तो पैसे वाला भी है, फ्री वाला भी है। ऐसे डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ है कि चाहे तो आप पैसों से भी खरीद सकते हो, कुछ आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। तो उनके नाम यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, रेटल हो गया, ये फ्री वाले। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आपको बिना पैसे दिए भी डेटा माइनिंग की जा सकती है। फिर इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे आपका H2O AI हो गया। तो ये सारे फ्री वर्जन के डेटा माइनिंग की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। बेनिफिट्स क्या है, डेटा माइनिंग क्यों करते हैं, तो उसका कुछ फायदा भी है या फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, बहुत फायदा है। देखिए, आपके पास हजारों लाखों करोड़ों का कस्टमर का डेटा है। मान लीजिए 1 करोड़ कस्टमर है, उनका डेटा है। उसमें से आपने काम काम के 1 लाख लोगों का डेटा लिया और उसकी स्टडी करके एक पैटर्न बता के कि हमारे कस्टमर को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता। अगर आपने वो सब फाइंड कर लिया तो आप कस्टमर का एडवांस में ध्यान रख पाएंगे। कस्टमर फ्यूचर में कुछ आपसे डिमांड करेगा, आप लोग पहले से रेडी हो जाएंगे। आपको पता लगेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा पसंद करता है, किसकी वो ज्यादा डिमांड कर सकते, तो आप पहले से रेडी हो जाएंगे। उसी तरह से डेटा माइनिंग आपकी हर फील्ड में मदद करता है। कोई भी आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर कोई डिसीजन करना है, कुछ भी करना है, डेटा माइनिंग आपकी हर जगह पे मदद करता है। ठीक है, तो वही बोला कि जो डेटा माइनिंग है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं क्या, प्रीवियसली हिडन पैटर्न, कोई पैटर्न जो कि छुपा हुआ है डेटा में, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंड हम देख सकते हैं कि लोगों को क्या पसंद आता है। कोरिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स हम फाइंड कर सकते हैं डेटा में। तो इससे क्या है, कंपनीज को, बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो उनको कोई भी डिसीजन लेना है तो इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी के लिए। कंपनी को, कमर्शियल एंटरप्राइज को कोई स्ट्रैटेजी बनानी है अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके और डिसीजन लेना है, तो उसमें डेटा माइनिंग मदद करता है। तो ये जो नॉलेज मिली है पैटर्न की, ट्रेंड्स की, कोरिलेशन की, ठीक है, चीजें आपस में रिलेट होती है ना, तो उन सबका जो पैटर्न देखने को मिला तो उसमें डेटा माइनिंग मदद करता है। कोरिलेशन जैसे मतलब चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे कुछ लोग शादी का जो सीजन है या दीपावली, वहां पे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके का रिलेट कर दिया लोगों की शॉपिंग को एक सीजन से, जैसे फेस्टिवल सीजन से। तो इस तरह से कोरिलेट ये सब करके हमें देता है कौन, डेटा माइनिंग। यहाँ पे इन्होंने कुछ बेनिफिट्स बता रखे हैं कि डेटा माइनिंग से क्या क्या फायदा होता है। पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो कंपनी है उसकी मार्केटिंग और सेल्स में जो सेल्स बढ़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। माइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस फॉर पैटर्न कैन हेल्प मार्केटर्स बेटर अंडरस्टैंड। तो अगर आप कस्टमर के बिहेवियर की माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को क्या पसंद आता है, उनकी प्रेफरेंस की माइनिंग कर रहे हैं, तो इससे जो मार्केटर्स है, जो मार्केटिंग करते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि कस्टमर किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, जिसके हिसाब से आप जो अपना टारगेट मार्केटिंग है वो कर सकते हैं और उस हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हैं। यानी मार्केटिंग से, सॉरी, माइनिंग से क्या हो रहा है, जो मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम, उनको क्या पता फायदा हो रहा है कि वो कस्टमर की प्रेफरेंस को समझ पा रहे हैं, और कस्टमर के प्रेफरेंस को समझने से ये फायदा हो रहा है कि वो उसी हिसाब से उसी कस्टमर को जो है आप मार्केटिंग करोगे, उसी को आप एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे, तो इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। सेकेंड है आपका इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो माइनिंग से आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस कस्टमर को दे पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ डेटा माइनिंग बिजनेसेस आर एबल टू डिटेक्ट पॉसिबल प्रॉब्लम विद कस्टमर सर्विस। तो अगर मान लीजिए आपको कस्टमर को कोई आपकी सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डेटा माइनिंग से पता लगा, तो इससे क्या है, आप टाइम में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और कस्टमर के साथ जो है मतलब आपको अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, जैसे कस्टमर को कॉन्टैक्ट सेंटर में कोई पर्सन है, कोई स्टाफ है, उससे आप बात करा सकते हैं फोन कॉल या ऑनलाइन चैट के थ्रू। तो उससे जो कस्टमर को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसका आप सॉल्यूशन टाइम में दे पाएंगे। तो ये फायदा है। अब इससे क्या होता था कि आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है और डेटा माइनिंग आपके पास नहीं था, तो कस्टमर आपके फेस करते और कुछ टाइम बाद आपको छोड़ के चले जाते किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। पर क्योंकि आपके पास डेटा माइनिंग है, तो आपने देखा हमारे कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और आपने प्रॉपर कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर, फोन कॉल्स, चैट, ऑनलाइन चैट, ये ऑप्शन अवेलेबल कराया है, ताकि कस्टमर बातचीत करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और आप ही के साथ जुड़े रहे। तीसरा, इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। कंपनीज आर एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द मार्केट एंड टेक मोर एक्यूरेट प्रोजेक्शंस अबाउट द डिमांड। तो कस्टमर क्या कर सकती है, सॉरी, कंपनीज क्या कर सकती है, मार्केट के पैटर्न को समझ सकती है। जैसे मान लीजिए डेटा माइनिंग से पता लगा कि दीपावली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा सेल्स कर रहे हैं,
ठीक है। या उनको ये पता लगा, मान लीजिए जैसे श्राद्ध ये सब चलता है ना, उस टाइम पे लोगों की सेल्स काफी डाउन हो गई, तो इस वाले पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। वो देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक सीजन है जिसमें लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। और जब लोग प्रोडक्ट को कम खरीदते हैं तो अननेसेसरी आप उसका स्टॉक भी इकट्ठा नहीं करेंगे। तो जो भी आपका स्टॉक है उसको बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं डेटा माइनिंग की हेल्प से। अगला फायदा है इंक्रीज प्रोडक्शन अप टाइम। प्रोडक्शन अप टाइम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन अप टाइम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी मशीन है, यहाँ पे दो टर्म है, एक है अप टाइम, एक है डाउन टाइम। मान लीजिए आपकी मशीन है, वो 12 घंटे चलती है, ठीक है। 12 घंटे चलने के बाद जनरली क्या पैटर्न देखने को मिला कि वो 4 घंटे में या 3 घंटे में रुक जाती है, मतलब जैसे ओवर हीट होता है ना गर्मी की वजह से, तो वो मशीन अपने आप ही रुक जाती है और आपको फिर मेंटेनेंस करना पड़ता है और उसमें आधा घंटा वेस्ट होता है। तो आधे घंटे आपका काम बंद रहता है, तो उसको बोलते हैं डाउन टाइम। जितने टाइम तक आपका मशीन ऑफ रहा मेंटेनेंस के लिए या किसी भी कारण के लिए, तो उसको बोलते हैं डाउन टाइम। अप टाइम जितने घंटे आपका मशीन चला। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपना मशीन्स को जो है, आपने जैसे सेंसर लगा रखे मशीन पे या आपका सीसीटीवी कैमरा है, तो उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। और आपने कैमरास लगा रखे या सेंसर्स आपने लगा रखे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है और उसका मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है, मतलब कितना उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, किस तरह से पड़ती है। अगर आपने उस चीज को लेकर पहले से माइनिंग कर रखी होगी, तो आपने क्या किया होगा कि आप मशीन की प्रॉब्लम को समझोगे और कोशिश करोगे कि जैसा था वो चले और डाउन टाइम वो कम रहे, मतलब मेंटेनेंस के लिए मशीन बंद पड़ी रहती है ना, तो कम से कम टाइम वो बंद पड़ी रहे और अप टाइम मतलब वो चलती रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम चलती रहे। तो आप कैसे करेंगे, उसके सेंसर्स उनको लेके उनको स्टडी करोगे, आप देखोगे कि कितनी देर में काम करने से ऐसा होता है और आप उसका रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, फिर उसका अप टाइम बढ़ा सकते हैं। अगला है स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट टीम को भी डेटा माइनिंग मदद करता है। कैसे? जैसे आपको फाइनेंशियल रिस्क है, लीगल रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, तो उन सब के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेने में डेटा माइनिंग मदद करता है। अगला रिडक्शन इन कॉस्ट। माइनिंग डेटा हेल्प ड्राइव डाउन कॉस्ट बाय इंप्रूविंग ऑपरेशनल। तो डेटा माइनिंग से क्या हो रहा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब बेटर वे में चीजें की जा रही है, वेस्टेज कम से कम हो रही है और जो अननेसेसरी जो खर्चा है उसको कट डाउन किया जा रहा है, तो इससे आपकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। अब जैसे आपने डेटा की स्टडी की और आपको पता लगा, मान लीजिए दो अलग अलग मशीन है, एक मशीन यहाँ पे और एक मशीन यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ का डेटा स्टडी किया कि यहाँ पे एक मशीन में 1 घंटे में मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहाँ पे 1 घंटे में सिर्फ 50 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखा जाएगा, फाइंड किया जाएगा, यहाँ के डेटा को स्टडी किया जाएगा, माइंड किया जाएगा कि क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 50 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं बल्कि यहाँ पे 100 बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको स्टडी करके हम आइडिया लगाएंगे और फिर जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, उसको रिमूव करेंगे ताकि बेटर वे में ऑपरेशनल एफिशिएंसी किया जाए और जो कॉस्ट है वो भी हमारी सस्ती पड़े। तो इतने सारे फायदे आपके डेटा माइनिंग के। अगला हेडिंग है इंडस्ट्री एग्जांपल। डेटा माइनिंग कौन कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उसका एग्जांपल दीजिए। पहला रिटेल। रिटेल मतलब जैसे हमारा कोई, आप लोग ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं ना, इंडिविजुअल जो कस्टमर परचेज करता है उसको बोलते हैं रिटेल, ठीक है। ऑनलाइन मर्चेंट कैन बेटर फोकस देयर मार्केटिंग। ऑनलाइन मर्चेंट में आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसकी बात की गई है, तो वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल ऑफर्स इंडिविजुअल कस्टमर को दे सकते हैं माइनिंग की हेल्प से। इंडिविजुअल कस्टमर को क्या पसंद आता है, किस तरह का प्रोडक्ट वो पसंद करते हैं, क्या चीजें वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो उनसे डेटा को लिया जाएगा और उसकी माइनिंग की जाएगी और इससे क्या होगा कि आप जो है उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर को पसंद आएगा और वो फिर उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड है फाइनेंशियल सर्विसेज। डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी आर यूटिलाइज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक है वो भी डेटा माइनिंग को इस्तेमाल करते हैं। बैंक या क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज है वो भी डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करती है। क्यों? रिस्क जो मॉडल है उसको स्टडी करने में, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, उसके लिए भी बैंक डेटा माइनिंग करता है। लोन या जो क्रेडिट की एप्लीकेशन आती है उनको वैलिडेशन के लिए कि ये वैलिड है या नहीं है, तो उन सब में भी बैंक डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैंकों को मार्केटिंग करनी होती है ना, तो वहां पे भी डेटा माइनिंग मदद करता है। कोई भी जो कस्टमर है उसको अपसेलिंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी डेटा माइनिंग मदद करता है। अपसेलिंग मतलब कस्टमर आया पर्सनल लोन लेने, आपने पर्सनल लोन के साथ उसको हाउसिंग लोन भी दे दिया, तो वो अपसेलिंग होता है, ठीक है। जो सोचा था, जो लेके आया उससे ज्यादा का कुछ लेके जाए, तो वो अपसेलिंग होता है। तो उन सब में डेटा माइनिंग मदद करता है। सेकेंड आता है आपका इंश्योरेंस। डेटा माइनिंग इज यूटिलाइज बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी डेटा माइनिंग को इस्तेमाल करती है ताकि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसका वो प्राइस डिसाइड कर सके, ठीक है। और डिसाइड कर सके कि ये जो पॉलिसी है इसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कोई एप्लीकेशन अप्रूव करना है कि नहीं करना इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें भी डेटा माइनिंग कंपनी की मदद करता है। प्राइसिंग मतलब कितना प्रीमियम कस्टमर को पे करने को बोल रहे हो। जैसे बैंकों में इंटरेस्ट रेट होता है ना प्राइस, वैसे इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम आप दे रहे हैं ना वो उसका प्राइस है। तो कितना प्रीमियम अमाउंट लेना है, कस्टमर बहुत रिस्की है तो आप उससे थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लोगे, कम रिस्क है तो कम लोगे, तो वो यहाँ पे बोला गया। अगला आता है मैन्युफैक्चरिंग।
एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फॉर मैन्युफैक्चर इंक्लूड वर्क्स टू इनहांस अपटाइम एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो आपका प्रोडक्शन प्लांट हो रहा है वहां पे अगर आप अपना अपटाइम बढ़ाना चाह रहे हैं, अपटाइम अभी हमने देखा था ना, जितना देर आपका मशीन काम करता रहे, जितना देर आपका काम चलता रहे, तो उसको अपटाइम बोलते हैं। डाउन टाइम आपकी मशीन बंद पड़ी उसको बोलते हैं डाउन टाइम। तो आपका जो काम है मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे अप टाइम को आप बढ़ा सकते हैं डेटा माइनिंग की हेल्प से, और जो आपके प्रोडक्शन प्लांट है वहां पे भी आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अगला आता है एंटरटेनमेंट। डेटा माइनिंग जो है आपकी एंटरटेनमेंट में भी काफी मदद करता है। अब जैसे कोई पिक्चर है कुछ रिलीज हो रही है तो लोग कितना उसको पसंद कर रहे हैं, यूजर्स का व्यू क्या है, ठीक है, उनका सजेशन क्या है, लिसनिंग प्रेफरेंस, लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, तो उन सब की भी स्टडी की जा सकती है डेटा माइनिंग की हेल्प से। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मतलब आपका मेडिसिन, डिसीज, हॉस्पिटल, उसके रिगार्डिंग है कि कोई आपकी मेडिकल डिसीज है उसको डायग्नोस्टिक करना, पेशेंट्स को ट्रीट करना, एक्सरेज में एनालिसिस करना, ठीक है, तो उन सब में भी डेटा माइनिंग आपकी मदद करता है। और भी कई सारे डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और भी कई सारे एनालिटिक्स टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल रिसर्च फील्ड में, ठीक है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है जहां पे डेटा माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से देखा था ना कहाँ कौन कौन से टाइप की डेटा माइनिंग टेक्निक है। तो पहला क्या था आपका डेटा माइनिंग यूजिंग एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन क्या होता है, इफ देन, कि अगर मान लीजिए इतने की सेल होगी, सेल 10 लाख से ज्यादा की होगी, इफ देन हम उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करोगे। अगर सेल्स, इफ सेल लेस देन 10 लाख देन प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू। तो इफ देन स्टेटमेंट की हेल्प से डेटा माइनिंग की जाती है। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। तो जो डेटा है उसको पार्टीशंस किया जाता है, उसको ग्रुप बनाया जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें अलग अलग मेथड यूज होते हैं जैसे के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा आता है क्लस्टरिंग। यहाँ पे जो कॉमन फीचर्स वाले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो डेटा एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के 3 मेथड है, के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल और गॉसियन मिक्सर। के मीन क्लस्टरिंग में क्या होता है आपका कि जो सेम टाइप के जो डेटा है उसको एक ग्रुप में बनाना होता है क्लस्टरिंग। हायरार्किकल में क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई है, इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स किसके मैच करते हैं, मान लीजिए ए बी के मैच करते हैं, तो ए बी से किसके मैच करते हैं, मान लीजिए डी के मैच करते हैं, तो ए बी डी बन जाएगा। ए बी डी से किसके फीचर्स मैच करते हैं, तो ई से, तो ए बी डी ई। तो इस तरह से पूरा एक हायरार्किकल पैटर्न देखने को मिलता है। और जो तीसरा आपका गॉसियन मिक्सर, उसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि सेम लोगों का ग्रुप बने, अलग अलग चीजों का भी ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये आपके क्लस्टरिंग में आ जाएंगे। अगला रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो वो होता है हमारा रिग्रेशन। इसमें लीनियर रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीक्वेंस एंड पाथ, तो यहाँ पे पैटर्न देखा जाता है और उसके हेल्प से एनालिसिस की जाती है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाती है। न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये 1 नंबर का पूछ सकते हैं। ह्यूमन माइंड की नकल करना, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो कि ह्यूमन माइंड कैसे बिहेव करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका मॉडल दे सके, वही आपका न्यूरल नेटवर्क। डेटा माइनिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स इस्तेमाल किए थे, तो बहुत सारे मार्केट में टूल्स है जिसकी हेल्प से आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं। गूगल, डेटा रोबोट, कई सारे टूल्स है और बहुत सारे फ्री टूल भी है जैसे आपका ऑरेंज हो गया, रेटल हो गया। फिर कहाँ कहाँ पे बेनिफिट है, मतलब डेटा माइनिंग का क्या क्या फायदा है, तो इससे जो मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, उसको कस्टमर की प्रेफरेंस, बिहेवियर के बारे में, पैटर्न के बारे में पता लग जाता है और उस हिसाब से टारगेट कस्टमर को मार्केट करती है प्रोडक्ट की और एडवर्टाइज उन्हीं को करती है जो कि हमारे टारगेट है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो डेटा माइनिंग से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम पता कर सकते हैं और पहले से उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कॉल के थ्रू या चैट के थ्रू कस्टमर का सॉल्यूशन दिया जा सकता है, तो इससे कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है। इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। तो डायरेक्ट जो आपका डेटा माइनिंग है इससे सप्लाई चेन में भी मदद मिलती है। हम मार्केट के पैटर्न को स्टडी करते हैं डेटा माइनिंग की हेल्प से और इससे हमें पता लगता है कि किस टाइम पे हमें कितना सप्लाई देना है प्रोडक्ट का, किस टाइम पे लोग कितनी डिमांड करते हैं उस टाइम पे हमें ज़्यादा सप्लाई देनी है, जिस टाइम पे कम डिमांड करते हैं तो कम सप्लाई देना है। तो मार्केट की सप्लाई चेन में भी मैनेज में भी डेटा माइनिंग मदद करता है। इंक्रीज प्रोडक्शन अप टाइम। प्रोडक्शन अप टाइम मतलब जैसा था काम चलता रहे, मशीन बंद ना रहे, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन अप टाइम। तो हम डेटा माइनिंग में जो मशीन्स पे जो आपके सेंसर्स होते हैं उन सबको स्टडी करते हैं और उससे पता करते हैं कि कितनी देर जो है मशीन्स को प्रॉब्लम होती है और उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और फिर उसके डाउन टाइम को कम करते हैं और अप टाइम को बढ़ाते हैं। अगला स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट। डेटा माइनिंग से आप रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर वे में कर सकते हैं। आपको अलग अलग टाइप के रिस्क फेस करने होते हैं, जैसे लीगल रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, तो डेटा माइनिंग की हेल्प से उस रिस्क से बचा जा सकता है। लास्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट। तो जो आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी, ऑपरेशन कॉस्ट है उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो डेटा माइनिंग की हेल्प से। डेटा माइनिंग के इंडस्ट्री एग्जांपल, पहला रिटेल। रिटेल में क्या हो रहा है कि जैसे आपके ऑनलाइन मर्चेंट होते हैं ना, वो अपने रिटेल कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, उन सब के लिए वो डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक है, आपके क्रेडिट कार्ड फर्म्स है, तो वो भी डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं कस्टमर को समझने के लिए। कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस हो रही है, कोई लोन आया कस्टमर के पास,
कस्टमर का बैंक के पास, तो बैंक लोन की वैलिडेशन चेक करता है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो वो भी डेटा माइनिंग बैंकों की मदद करता है। इंश्योरेंस कंपनी भी डेटा माइनिंग को इस्तेमाल करती है ताकि जो उनके इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका कितना उनको प्राइस रखना है, उन सब में डेटा माइनिंग मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेटा माइनिंग की हेल्प से अपने अप टाइम को बढ़ा सकती है। एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी ये इस्तेमाल होता है, लोगों का क्या सजेशंस है, लोगों की लिसनिंग प्रेफरेंस, व्यूइंग प्रेफरेंस क्या है, तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके की चीज़ लोगों को पसंद आती है। हेल्थ केयर में जैसे आपके कोई पेशेंट्स है, उसका मेडिकल डिसीज है, एक्सरे है, ठीक है, तो वहाँ पे भी डेटा माइनिंग का आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उससे आपको मेडिकल डायग्नोस्टिक इन सभी फील्ड में मदद मिलती है। डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और भी कई सारे टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं जो आपके मेडिकल रिसर्च में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है? टेक्स्ट माइनिंग ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट डेटा माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग को हम लोग टेक्स्ट डेटा माइनिंग भी बोल सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट क्या होता है और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट क्या होता है? अनस्ट्रक्चर जैसे हमने कहा था ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मेहमान घर पे नहीं होते तो घर सारा कुछ बिखरा रहता है, मेहमान आते तो हर चीज जगह पे होती है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर का मतलब जो चीज बिखरी हुई है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं रखी गई है, तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से अरेंज की गई है तो उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। बुक्स की बात करें, जब बुक्स आपने बुक शेल्फ में लाइन से सब कुछ रखा है तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर आपने कुछ बुक्स बिस्तर में रखी हुई है, कुछ टेबल में रखी हुई है, कुछ बुक्स नीचे रखी है, तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे हम कुछ लिखते हैं, यानी जो नंबर्स की बात करता है, नंबर्स अल्फाबेट जो है हम टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ऐसा हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड रिलेवेंट पैटर्न एंड फ्रेश इंसाइट्स। तो टेक्स्ट के अंदर कोई पैटर्न अगर आपको फाइंड करना है या कोई फ्रेश इंसाइट, मतलब उसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए आपकी मदद करता है। तो कौन कौन से मेथड्स है जिससे ऐसा कर सकते हैं? कंपनीज आर एबल टू इन्वेस्टिगेट एंड आइडेंटिफाई हिडन लिंक्स विद इन देयर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा व्हेन दे एम्प्लॉय एडवांस एनालिटिकल अप्रोच सच एज। तो यहाँ पे उन टेक्निक के आपको उन टूल्स के बारे में बात की गई है जिसका आप इस्तेमाल करके टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। तो जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो टेक्स्ट की फॉर्म में है, उसको वो अलग अलग टूल्स की हेल्प से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इसका एग्जांपल है जैसे आपका नेव वेई हो गया, ऐसे एसवीएम, ये भी एक टूल है, ये भी एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट की माइनिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है विद इन डेटाबेस। टेक्स्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा दैट इज यूज। तो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस है जहाँ पे हर तरीके का डेटा होता है, टेक्स्ट भी एक डेटा है जो कि डेटाबेस में आप रखते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी अरेंज इन द फॉलोइंग वे डिपेंड ऑन द डेटाबेस। तो जो आप इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर रहे हैं वो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का डेटाबेस है। तो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है। एक है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो अभी आप समझ चुके होंगे ना, जो चीज प्रॉपर अच्छे से रखी गई है उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर जो इधर उधर बिखरी हुई है वो गया अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर क्या हो गया? जो आधा तो सही तरह से रखा है, आधा बिखरा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या है? दिस डेटा हैज बीन स्टैंडर्डाइज इनटू टेबुलर फॉर्मेट। प्रॉपर टेबल की फॉर्म में जो है डेटा को लिखा गया होगा। विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोज एंड कॉलम। तो टेबल में क्या होता है? कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो अगर आपने डेटा को स्टैंडर्ड वे में एक प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में लिखा हुआ है डेटा को, और जो आपकी टेबल है उसमें रोज एंड कॉलम्स है, तो उस वाले को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा है। दिस मेक इट मच सिंपलर टू स्टोर। तो अगर आपने बहुत अच्छे से रखा है तो स्टोर करना बहुत ईजी हो जाता है। और कुछ भी आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल करें, तो आप आसानी से डेटा को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कॉलम में लिखी गई होती है। सेकेंड आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। दिस डेटा डज नॉट अडर। अडर होता है पालन करना, किसी को मानना, तो किसी पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट को ये नहीं मानता, ठीक है। और टेक्स्ट फ्रॉम वेरियस सोर्स, अलग अलग जगह से टेक्स्ट को लिया गया है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट रिव्यूज एज वेल एज रिच मीडिया फॉर्मेट्स सच एज वीडियो, ऑडियो फाइल्स में भी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होगा? कोई स्पेसिफिक टेबल इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं होगा, और यहाँ पे अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा किया गया होगा। सोशल मीडिया हो सकता है, लोगों का रिव्यू जो उन्होंने टाइप किया है, या कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है, या ऑडियो फाइल हो सकती है। तो वो सारा मिक्सचर आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। लास्ट आता है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें क्या होता है? दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन। तो सेमी स्ट्रक्चर में मिक्स है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड रहेगा, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है।
एज अ नेम ऑफ डेटा सेट सजेस्ट, तो नाम से ही लग रहा है सेमी स्ट्रक्चर, मतलब आधी चीजें 50% चीजें सही तरह से मिलेंगी फॉर्मेट में और 50% चीजें बिखरी भी मिलेगी विदाउट फॉर्मेट। ठीक, इसमें वही चीजें लिखी गई है। और यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है सेमी स्ट्रक्चर, जैसे आपकी XML की जो फाइल होती है, JSON की फाइल है, HTML, तो ये सारी आपकी सेमी स्ट्रक्चर डेटा फाइल्स होती। ठीक है, और नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट की माइनिंग के लिए? तो टेक्स्ट माइनिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिडक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो टेक्स्ट माइनिंग में क्या होता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग, तो जब आप टेक्स्ट की माइनिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको पहले से टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करना होता है। प्री प्रोसेस मतलब अगर आपका जो टेक्स्ट है, जो डेटा है आपका टेक्स्ट की फॉर्म में, उसमें कुछ एरर है उसको हटाना, उसको क्लीन करना, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो टेक्स्ट माइनिंग से पहले आप उसका प्री प्रोसेसिंग करते हैं। बिफोर यू कैन अप्लाई वेरियस टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक यू मस्ट फर्स्ट बिगिन विद, तो जब भी आप अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्स्ट माइनिंग के लिए, उससे पहले आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग से क्या होता है कि जैसे घर में आप लोग सफेदी करते हैं ना, कोई चूना करते हैं, तो उससे पहले जो दीवारें हैं उस पर ये जो पट्टी ये सब की जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो दीवारों में कहीं पर अगर गड्ढे हैं, किसी ने कीले ठोक रखी है दीवार में, तो उसको भरा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही पेंट होने से पहले आप पूरी दीवार की तैयारी कर रहे हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि टेक्स्ट माइनिंग में आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे टूल, उससे पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग की जाएगी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि उसमें जो भी एरर है, मिस्टेक है, उसको क्लीन किया जाएगा, उसको एरर फ्री बनाया जाएगा ताकि उसकी अच्छे से माइनिंग कर सके। ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक के नाम बताए गए। जो टेक्निक ऊपर लिखी ना, टोकनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, आपका ये चंकिंग, सिंटैक्स, तो ये सारी टेक्निक नीचे यहाँ पे बताई गई है। तो कौन कौन सी टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड टेक्निक है नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, और तीसरी टेक्निक है यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो तीन टेक्निक की यहाँ पे बात की गई है। पहले टेक्निक कौन सी है? पहली आपकी रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप लोग IR बोल सकते हैं। IR मतलब इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। तो ये फर्स्ट टेक्निक है इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। ये होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड डिलीवरिंग पर्टिनेंट डेटा और डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेरीज और फ्रेजेस। तो इसमें क्या होता है कि पहले से कोई क्वेरी आई, मान लीजिए पहले किसने कोई क्वेरी पूछी, उसके हिसाब से आप डेटा को लोकेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या क्वेरी पूछी गई थी, उसके हिसाब से आप डेटा को लोकेट कर रहे हैं और फिर उस डेटा को आप आगे डिलीवर कर रहे हैं। IR सिस्टम मेक यूज ऑफ एल्गोरिथम टू मॉनिटर यूजर एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइड डेटा दैट इज पर्टिनेंट। तो मान लीजिए यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो डेटा है उसको सर्च किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इज यूटिलाइज फ्रिक्वेंटली इन लाइब्रेरी। तो ये जो मेथड है ना IR, ये लाइब्रेरी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे आपका गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ पे भी ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, उनकी क्या एक्टिविटी, उस पर नजर रखा जाता है और उस हिसाब से डेटा को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वो है आपका रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है दो यहाँ पे बताएं, एक है टोकनाइजेशन और दूसरा है स्ट्रीमिंग। टोकनाइजेशन और स्ट्रीमिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। टोकनाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लेंथी पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल सेंटेंस। जैसे बच्चा कोई किताब पढ़ रहा होता है, तो किताब में बहुत लंबी सी लाइन लिखी है मान लीजिए इंग्लिश की, तो उसको समझ में नहीं आता, तो टीचर क्या बोलता है, दो दो वर्ड ऐसे पढ़ के शुरू करो, दो दो वर्ड पढ़ो, फिर बच्चा दो दो वर्ड पढ़ के शुरू करता है। तो ये एक तरीके का टोकनाइजेशन है। टोकनाइजेशन मतलब आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी लेंथी पीस ऑफ टेक्स्ट है, उसको आप छोटे छोटे सेंटेंस या वर्ड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो जो छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंस है उसको ही टोकन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपकी फर्स्ट मेथड है टोकनाइजेशन, इसमें आपके पास बहुत सारा जो बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़े टेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी लेंथी पीस ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसको छोटे छोटे वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। उन छोटे छोटे वर्ड्स को बोला जाता है टोकन्स। सेकेंड आता है आपका स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम द वर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फॉर्म। मान लीजिए कोई वर्ड है, उसमें आगे कुछ लगा हुआ है, कुछ पीछे लिखा, उन दोनों को हटा दीजिए ताकि उसका रूट वर्ड हमें पता लग सके एग्जैक्टली ये क्या था। इसी को हम लोग स्ट्रीमिंग बोलते हैं। मतलब आगे पीछे का हटा दीजिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस हटा दीजिए, उसके बाद जो आपका रूट वर्ड बचेगा उसको हम स्टडी करते हैं। दिस मेथड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड। तो जैसे आप कुछ इंडेक्स कर रहे हैं फाइल की, ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन को कहीं पर लिख रहे हैं, तो इसमें आपका स्पेस काफी सेव हो जाता है क्योंकि आपने इंडेक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स हटा दिए होते हैं। जो मेन रूट वर्ड है बस उसको ही लिखा होता है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकेंड मेथड क्या है टेक्स्ट माइनिंग का? वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? मतलब कंप्यूटर जो है आपकी लैंग्वेजेस को समझ सके, कंप्यूटर जो है आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करे और उसको समझ सके, वही आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ऑफशूट ऑफ कंप्यूटराइजेशन लैंग्विस्टिक दैट ड्रॉज ऑन टेक्निक फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड जैसे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर को इसकी वजह से एबिलिटी मिलती है कि वो स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, तो जो ह्यूमन लैंग्वेज आप बोलते हैं या जो लिखते हैं उसको कंप्यूटर समझ सकता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, कंप्यूटर साइंस की हेल्प से, डेटा साइंस की हेल्प से और आपका लैंग्विस्टिक की हेल्प से। तो इन सब की हेल्प से डेटा आपका जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज को समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। तो वही आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये भी एक मेथड आपका टेक्स्ट माइनिंग का। एग्जाम्पल क्या है? एक आपका समराइजेशन, फिर आपका पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और तीसरा है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन और लास्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो 4 चीजें इसके इसमें आ जाएंगी। पहला है आपका समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा लेंथी पैसेज है, उसको समरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ए मेथड दैट कंडेंस लेंथी, कंडेंस है किसी चीज को छोटा कर देना, तो लेंथी पैसेज है उसको छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, और दिस मेथड प्रोवाइड अ सिनेप्सिस ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी चीज को काट के छोटा कर दिया तो छोटी चीज समझने में काफी इजी हो जाती है। तो पहला हो जाएगा समराइजेशन। सेकेंड है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है? इट इज अ मेथड इन विच अ टैग इज असाइन टू टोकन। टोकन क्या होता है? हमने ऊपर देखा था ना, देखिए यहाँ पे टोकनाइजेशन में हमने देखा था कि बहुत बड़ा आपके पास डेटा है तो उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आ जाता है टोकन। तो हर टोकन के साथ आप एक टैग लगा दीजिए तो वो हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो ये एक मेथड है जिसमें एक टैग जो है आपके हर टोकन को असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच दैट द टोकन डिनोट्स। मतलब डिपेंड करेगा, जैसे आपकी जो टोकन आपने की है, जो वर्ड को आपने अलग अलग हिस्सों में बांटा है, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, उसके हिसाब से एक टैग लगा दिया जाता है। तो वही है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। अगला आता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। इसमें क्या होता है? दिस टास्क विच इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसको आप टेक्स्ट कैटेगराइजेशन या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड क्लासिफाइंग देम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड टॉपिक्स। और तो इसमें जो टेक्स्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कोई टेक्स्ट कोई चीज लिखी है किस कैटेगरी में आती है तो उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसका एक अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। अगला आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है? इट इज अ टास्क दैट आइडेंटिफाई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट फ्रॉम इंटरनल। तो जो आपके पास डेटा है उसमें कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। जैसे कोई सेंटेंस है, कुछ लाइन दिख के पता लग जाता है ना ये पॉजिटिव सेंटीमेंट से बोला जा रहा है, नेगेटिव। अगर किसी का कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो वो आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ एंग्री वर्ड है, वर्ड्स को सुन के आप पता लग सकते हो ना कैसा सेंटीमेंट है। किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट होता है फीलिंग, भावनाएं, और पॉजिटिव मतलब एक अच्छी भावना। तो कुछ अगर पॉजिटिव लिखा है, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। नेगेटिव सेंटीमेंट आपको पढ़ के कुछ बुरा फील हो रहा है, आपको नेगेटिव सी एनर्जी का फील हो रहा है तो वो आपका नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या होता है? इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट को। कहाँ से? जो भी आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल डेटा सोर्स है वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे क्या होता है? दिस गिव यू एबिलिटी टू मॉनिटर चेंज इन कस्टमर एटीट्यूड ओवर द कोर्स। तो जनरली जो कस्टमर है उसने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत खराब लिखे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। तो इनको आप स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट को, इससे हमें पता लगेगा कि कस्टमर का एटीट्यूड चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं वो आपके प्रोडक्ट से नाराज तो नहीं है। ठीक है, और इससे जो है लोगों का ओपिनियन, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज से लोगों का ओपिनियन पता लगता है कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा सेंटीमेंट एनालिसिस इसमें हो जाएगा। 2 टेक्निक की बात की, तीसरी और लास्ट टेक्निक आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या बोला है कि वाइल सर्चिंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन ब्रिंग टू द सरफेस द पर्टिनेंट पीस ऑफ डेटा। तो जो आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वही आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप अलग अलग डेटा से, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप गो थ्रू कर रहे हैं। तो जब आप अलग अलग डेटा से गो थ्रू कर रहे हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं, तो जब आप डेटा की एक्सट्रैक्शन करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही आपका मेन इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब वही जो आपको चाहिए होता है। और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्री टेक्स्ट एंड स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड दिस द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसकी हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो तो इस बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिले, और जो भी आपके पास टेक्स्ट था या जहां से भी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी वहां से आपको एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन मिले, उसकी कोशिश की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। तो क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें? एक है फीचर सिलेक्शन, फिर एक है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, फीचर सिलेक्शन इन्होंने लिख दिया, ये आपका सेकंड है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, नेम एंटिटी
रिकॉग्निशन। तो तीन चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। फीचर सिलेक्शन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स that will contribute the most to output of predictive analysis model is called feature selection. फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है? फीचर सिलेक्शन का मतलब कि आप कुछ भी चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से बहुत सारा टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास डेटा, उसमें से आप इंपॉर्टेंट फीचर्स जो डायमेंशन है उसको फाइंड कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये फीचर क्या होगा, इसकी हेल्प से आपका जो आउटपुट निकलेगा, जो आपने प्रेडिक्टिव एनालिसिस की है, जो मॉडल बनाया, उसका जो आउटपुट निकलेगा, इस फीचर का उस पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो वो है आपका फीचर सिलेक्शन। सेकेंड आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ फीचर। तो जो आपने फीचर सेलेक्ट किया ना, उसी के सबसेट को हमें सेलेक्ट करना होगा इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि अगर आप टास्क को क्लासिफाई कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी को आप बढ़ा सके। तो वो था आपका फीचर एक्सट्रैक्शन। लास्ट है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। नेम मतलब किसी इंडिविजुअल का नाम, एंटिटी मतलब कोई कंपनी, कोई पर्सन, कोई जगह का नाम, तो उसको रिकॉग्नाइज करना। तो वही होता है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। इसको आप एंटिटी आइडेंटिफिकेशन या एंटिटी एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिस्टम है आपका, किसी एंटिटी का नाम, ठीक है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कोई नाम, कोई लोकेशन, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। इसको इन्होंने एग्जाम्पल से भी बता रखा है। जैसे NER कोई आपका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो मैरी, अगर उसको मैरी वर्ड दिखता है टेक्स्ट में तो उसको मालूम है कि ये फीमेल का नाम है, ठीक है। उसको कैलिफोर्निया दिखता है तो उसको मालूम है जगह का नाम है। तो इस तरह से जो है टेक्स्ट की चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। तो तीन चीजें आपके इसमें आ जाएगी, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक है, इसके साथ पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पार्ट 3 से हम लोग डेटा एग्रीगेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 से स्टार्ट होगा। इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट माइनिंग से हमने शुरू किया था। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है ना, उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, वही होता है हमारा टेक्स्ट माइनिंग। एक नंबर का पूछ सकते हैं टेक्स्ट माइनिंग क्या है। जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब जो वर्ड्स में लिखा रहता है ना, वर्ड्स में, लेटर्स में जो लिखा होता है, तो वो आपका टेक्स्ट हो जाएगा। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो बिखरा हुआ है उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगाना, वही आपका टेक्स्ट माइनिंग है। और मतलब तीन तरह से आपका जो है टेक्स्ट माइनिंग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, तीन तरह से अरेंज की जा सकती है डेटाबेस में। एक है स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक टेबल बनी है, वहां पे रोज और कॉलम में डेटा को लिखा गया, वो है स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग सोर्स से जो है टेक्स्ट को इकट्ठा किया जाता है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, लोगों के प्रोडक्ट को लेके क्या रिव्यूज है, ठीक है, या मीडिया फॉर्मेट क्या है, कोई वीडियो क्या है, कोई ऑडियो क्या है। तो उन सब की हेल्प से आपके डेटा को उन सब से जो है डेटा को इकट्ठा किया जाता है, बट ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर टेबल बनी होगी, रॉ कॉलम, ऐसा सब कुछ वहाँ पे डेटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बस ऐसे ही आपको डेटा मिल जाएगा। कहीं पे रिव्यूज है, कहीं पे सोशल मीडिया से डेटा ले लिया, कहीं पे प्रिंट मीडिया से डेटा ले लिया, ठीक है। तो अलग अलग जगह से, कहीं से वीडियो ले ली, कहीं से ऑडियो ले ली, सबको जोड़ दिया, तो वो हो जाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर में 50% चीजें तो स्ट्रक्चर्ड होती है, 50% चीजें अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो वो आपका सेमी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या है कि आधा डेटा आपको सही सही तरह से मिलेगा, प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, आधा डेटा आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है सेमी स्ट्रक्चर। जैसे आपकी XML, JSON और आपकी HTML फाइल होती है ना, तो ये आपके सेमी स्ट्रक्चर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। फिर टेक्स्ट माइनिंग की कौन कौन से टेक्निक करते हैं। तो टेक्स्ट माइनिंग का प्रोसेस हमने देखा ना कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, अलग अलग एक्टिविटीज उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके जो इन्फॉर्मेशन उसको फाइंड किया जाता है। जब भी आप टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने को एग्जांपल भी देता कि घर में जब सफेदी होने जा रही है, चूना आप लोग लगा रहे हैं, तो उससे पहले जो दीवारों में कील ठुकी हुई है, दीवार में जगह जगह गड्ढे हो रखे, तो वहां पे आप उसको भरते हैं, ठीक है, उसको ठीक करते हैं। तो वैसे ही जब आप टेक्स्ट की माइनिंग शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। यानी आपका जो भी डेटा है, जिसके आप जो भी अनस्ट्रक्चर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी डेटा है उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर है, उसको क्लीन करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसके एरर को रिमूव करना, वही आपका टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल है, कौन कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। तो पहला है रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तीसरा और लास्ट इसका जो तरीका है वो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो तीन चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, टेक्स्ट माइनिंग के लिए। रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसमें क्या हो रहा है कि तो यहाँ पे जो डेटा है, डेटा को लोकेट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, किस हिसाब से, प्री डिटरमाइन, मतलब पहले से कोई क्वेरीज आई थी, फ्रेजेस आई थी, उसके हिसाब से डेटा को डिलीवर किया जाता है। और इसमें जो आपके कस्टमर है, जो यूजर है, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है प्रॉपर, और फिर जो डेटा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उन एक्टिविटी के हिसाब से।
फिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे आपका आप लाइब्रेरी में कैटलॉग लगाते हैं ना कि बुक्स को कहाँ पे किस शेल्फ में रखा गया है, या जो गूगल है, गूगल सर्च इंजन, तो वहाँ पे भी रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, 3 है यहाँ पे, सॉरी 2 है, टोकनाइजेशन और स्ट्रीमिंग। टोकनाइजेशन का क्या मतलब है, आपके पास बहुत बड़ा लेंथी डेटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो उसको टोकन बोला जाता है, इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन बोला जाता है। स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है, आपका जो डेटा है उसे प्रीफिक्स और सफिक्स हटा दीजिए, तो जो आपके पास बचेगा वो आपके पास रूट वर्ड बचेगा, वही आपका स्ट्रीमिंग। इसका फायदा क्या है, इसका जब आप इंडेक्स करते हैं ना फाइल की, तो वहां पे स्पेस आपको कम स्पेस लगता है, तो कम स्पेस में ही आप इंडेक्स कर पाते हैं फाइलिंग की फाइल्स में। सेकेंड मेथड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इस तरह से प्रोसेस करना, उसको कंप्यूटर साइंस की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, लैंग्विस्टिक की हेल्प से और डेटा साइंस की हेल्प से इस तरह से कंप्यूटर को बनाना कि वो जो है कंप्यूटर में एबिलिटी आए कि वो जो ह्यूमन लिखता है, जो बोलता है लैंग्वेज, उसको कंप्यूटर समझ सके, उसको कॉम्प्रीहेंड कर सके कौन कंप्यूटर। तो इस एबिलिटी को बनाया जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके 3 इन्होंने एग्जाम्पल दिए, समराइजेशन, पार्ट ऑफ सॉरी 4 है यहाँ पे, समराइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, तीसरा है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन और लास्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। पहला आता है आपका समराइजेशन। ये क्या है, इट इज अ मेथड, ये मेथड है जिसमें आपके पास बड़ा सा डेटा है, उसको कंसाइज मतलब छोटे में कन्वर्ट किया जाता है, तो बड़ा सा डेटा उसकी समरी बनाई जाती है, उसको बोला जाता है समराइजेशन। सेकेंड है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। इसमें क्या होगा कि जो भी आपने टोकन बनाया ना, बड़ी सी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया, उसको टोकन बोला, तो हर टोकन के साथ आप एक टैग लगा देते हैं, ठीक है, तो वही आप पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो ये आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है आपके टोकन का, और उसमें आपने कोई टैग लगाया है, तो वो हो जाएगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तीसरा आता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। तो जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉपिक और कैटेगरी के हिसाब से जो टेक्स्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है, वो आपका टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। लास्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट में क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया है तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट उसको फाइंड किया जाता है। जैसे कस्टमर ने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा है कि प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया। नेगेटिव मतलब कस्टमर ने लिखा है कि प्रोडक्ट तो बहुत खराब है, बिल्कुल खराब क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। तो उसकी स्टडी की जाती है सेंटीमेंट एनालिसिस की हेल्प से। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि कस्टमर का जो एटीट्यूड है प्रोडक्ट को लेके, किस तरह से वो चेंज हो रहा है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ने ऑनलाइन कोई रिव्यू दिया है किसी प्रोडक्ट को लेके, ब्रांड को लेके, सर्विसेज को लेके, उसको आप स्टडी कर सकते हो। कंपनी को आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा और इसमें हमें चेंज करना चाहिए। तीसरा है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, तो जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 इसके एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है फीचर सिलेक्शन, दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन, तीसरा है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। फीचर सिलेक्शन का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट विल, तो जो आप आउटपुट बताने वाले हैं, मतलब जो आप प्रेडिक्ट करोगे मॉडल की और उससे जो आउटपुट मिलेगा, तो फीचर सिलेक्शन उस इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को बोला जाता है जिसका काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक मॉडल में, तो वो है आपका फीचर सिलेक्शन। सेकेंड आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर सिलेक्शन का ही सबसेट होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो टास्क है ना, जो आपका टास्क है, तो उसको इम्प्रूव करता है, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, कौन, आपका फीचर एक्सट्रैक्शन। सो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जो आपका फीचर सिलेक्शन आपने किया ना, तो उस फीचर का ही सबसेट होता है, ताकि आपका जो आपका टास्क मिला है उसकी एक्यूरेसी को आप बढ़ा सको, तो वो आपका फीचर एक्सट्रैक्शन। लास्ट है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आप जो है आइडेंटिफाई कर सको कि ये कोई नेम है या कोई एंटिटी है, तो आपका जो टास्क है, सॉरी जो आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो टेक्स्ट है उसमें पर्टिकुलर एंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो आपका नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। जैसे मान लीजिए आपका एक मैरी है, ठीक है, आपका एक टेक्स्ट है, मैरी लिखा है टेक्स्ट, तो उसका मतलब क्या है, ये एक फीमेल का नाम है। ऐसे टेक्स्ट में लिखा गया है आपका कैलिफोर्निया, तो ये एक एंटिटी यानी एक जगह का नाम है। तो इस तरह से एंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके साथ पार्ट 2 आपका हो गया कंप्लीट। पार्ट 3 में डेटा एग्रीगेशन और आगे वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।